बिहार प्रदेश में जिला बक्सर है और बक्सर जिले के अंदर एक भोजपुर जगह लगती है। दरअसल बात कर रहा हूं 21 अगस्त 2011 की सुबह 9:05 के आसपास का वक्त हो रहा था। यहां पर एक दुकान होती है भोजपुर चूना भंडार के नाम से। यहां पर एक बाइक आकर रुकती है। बाइक पर 3 लोग सवार थे। उसमें से एक व्यक्ति जो बाइक पर बैठा हुआ है, साथ ही 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उतरकर उस दुकान के पास जाते हैं। उस दुकान के पास जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो दुकान की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है ताकि ये देख सके कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। इस तरह की बातें। उसकी जो निगाहें थी एकदम एक सुरक्षा कर्मी की तरह बिल्कुल चारों तरफ लगी हुई थी। एक 30 नंबर का जो व्यक्ति था उसके हाथ में एक पिस्तौल होती है और पिस्तौल के बाद वो सीधा दुकान के अंदर जाता है और जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वहाँ दुकानदार से पूछता है, और लाला काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखा, हमने तुमसे पहले ही कहा था, कल के लिए बोला था और हम यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे ही लाला ने देखा, लाला देखते ही इनके नाम है राजेंद्र केसरी, वो थर थर से कांपने लगते हैं। समझ जाते हैं कि ये बदमाश हैं, ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, कुछ कर पाते या किसी को आवाज़ लगा पाते, पिस्तौल से कई गोलियां चलने लगती हैं। दन दनादन गोलियां चल रही थीं और वो सारी की सारी गोलियां राजेंद्र केसरी के शरीर में छलनी करती हुई पार हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। और कुछ देर के बाद फिर यहाँ पर आसपास के जो लोग थे दुकानें खोल रहे थे, शोर मच जाता है। लोग मौके पर आते हैं, घर वाले परिवार वाले मौके पर आते हैं। राजेंद्र केसरी को सीधा सदर हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके। 2011 की ये घटना ही 21 अगस्त की वो तारीख थी। आखिरकार फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है तो 4 नाम सामने आते हैं। एक नाम दीन बंधु सिंह का होता है, दूसरा नाम चंदन मिश्रा का होता है, तीसरा नाम सुरेंद्र मिश्रा का होता है और चौथा नाम शेरू सिंह का होता है। दरअसल ये 4 नाम थे। इन 4 नामों में से अब 2025 चल रहा है, ये घटना 2011 की है। इतने साल बीत जाने के बाद चंदन मिश्रा का नाम 17 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर इस कदर ट्रेंड करने लगता है कि पूरे बिहार की बात हो या फिर पूरे देश की बात हो, जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल रहा था, हर कोई चंदन मिश्रा के बारे में बातचीत कर रहा था। अब चाहे देश के राजनेता हों या फिर पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों, आज भी हम इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा देश चंदन मिश्रा का क्यों जिक्र कर रहा था, जिसने साल 2011 में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना लगता है शास्त्री नगर, और शास्त्री नगर ही क्षेत्र में एक जगह लगती है, इलाका है राजा बाजार। राजा बाजार में एक पारस हॉस्पिटल है और पारस हॉस्पिटल ये पूरे बिहार प्रदेश में या कह सकते हैं कि पटना में बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ बड़े बड़े लोगों का इलाज चलता है। तारीख थी 17 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वाक़या था। हॉस्पिटल के ठीक सामने 1-2 बाइक रुकती हैं। उसमें से 5 लोग होते हैं, जिसमें 4 के सर पर कैप लगे हुए थे, एकदम बढ़िया अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बने ठने थे। साथ ही एक ऐसा होता है उनमें साथी जिसके सर पर कोई कैप नहीं लगा हुआ था। आराम से एकदम ये करीब 10 मिनट तक ये टहलते रहते हैं और 10 मिनट टहलने के बाद 7:15 के आसपास ये हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं और इधर उधर घूमते हुए 7:18 के आसपास ये सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। सेकंड फ्लोर पर चल रहे थे। जिसके सर पर कैप नहीं लगा हुआ था, दरअसल वो ऐसा लग रहा था उनके हाव भाव से जैसे कि इनको लीड कर रहा हो इन 4 का मुखिया हो, 5वां व्यक्ति। ये सीधा आईसीयू में जाता है। आईसीयू का जो कमरा नंबर होता है 209। ऐसी जगह पर अक्सर कोई ना कोई रोकने वाला, टोकने वाला होता है, क्योंकि वहाँ अगर कोई अचानक से कोई आदमी जाएगा तो उसके जर्म्स, कीटाणु, विषाणु जो भी होते हैं वो जा सकते हैं। इसलिए उन्हें रोक लेते हैं कि आईसीयू में हर किसी की एंट्री नहीं होती है। डॉक्टर जाते हैं तो एक पहनावे के साथ जाते हैं, या कोई बाहर का व्यक्ति अगर आईसीयू में जाता है तो वो भी एक पहनावे के साथ जाता है। लेकिन यहाँ कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। पूरी की पूरी जो गली थी उस हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर की, तो बिल्कुल एकदम सुनसान थी, खाली थी। दरवाज़ा खुलता है, वही जिसने कैप नहीं लगाया हुआ था अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद ये 30 सेकंड तक वहाँ रुकते हैं। 30 सेकंड यानी कि 1 मिनट का आधा हिस्सा 30 सेकंड तक रुकते हैं और एक के बाद एक लगभग 12 या 13 गोलियां चलाई जाती हैं। धुआंधार गोलियां चल रही थी और इस गोली की आवाज़ इस हॉस्पिटल को चीरती हुई, पार करती हुई बाहर तक निकल जाती है। 30 सेकंड तक रुकते हैं और सबके सब निकल आते हैं। जिसने भी कैप लगाई हुई थी वो बहुत हड़बड़ी में थे, घबराए हुए थे, परेशान थे, भाग रहे हैं, क्योंकि ये सारा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और जिसने कैप नहीं लगाई हुई थी वो आराम से आया था और आराम से ही जा रहा था, जैसे उसे ना किसी कानून का खौफ था, ना किसी का डर था, ना उसे लग रहा था कि कुछ भविष्य में कुछ होगा। उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। बस पटना के पारस हॉस्पिटल में 17 जुलाई की सुबह सुबह जो ये घटना होती है, सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी के साथ तैरने लगती है कि हर कोई इस घटना के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है। खासकर बिहार के लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में वहाँ पर चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं। जिसके ज़्यादा विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी, वो पूरे प्रदेश पर राज करेगा। अब ऐसी स्थिति में लगातार गोलियां चल रही हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। इसकी चर्चा क्यों ना हो, सोशल मीडिया पर जैसे ही बात आती है उसके बाद फिर
फेसबुक हो, न्यूज़ चैनल हो या फिर वेब पोर्टल जो अलग अलग वेबसाइट बनी होती हैं न्यूज़ चैनल वालों की, अखबार वालों की, यूट्यूब पर वीडियो बन के आने लगती हैं, लोग बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि नेता बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। कुछ कह रहे हैं कि जंगल राज है, कुछ ये कह रहे हैं कि जंगल राज तो अब बिल्कुल नहीं है, पहले जंगल राज था, पहले यहाँ पर बहुत हालत खराब थी, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये सब होता है पारस हॉस्पिटल में, जो पारस हॉस्पिटल से 1.8 यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा एक डुमरा चौक है, वहाँ पर पुलिस रहती है। साथ ही हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूर पुलिस मुख्यालय है, यानी कि पूरे प्रदेश की पुलिस को कंट्रोल करने वाला जो ऑफिस है वो यहाँ से महज 2 किलोमीटर है। और जो इस थाना क्षेत्र जिसके अंडर में ये आता है पारस हॉस्पिटल, शास्त्री नगर थाना, जो यहाँ से 2.2 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 2200 मीटर दूर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। बहुत आराम से वो आए थे, बहुत आराम से बाइक उठाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। उसके बाद क्या था कि हर कोई ये जानने में जुट जाता है कि गोली किसको मारी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गोली मारी गई थी चंदन मिश्रा को। चंदन मिश्रा जो कि बिहार का जिला बक्सर का थाना औद्योगिक क्षेत्र लगता है, उसी का एक गांव लगता है, नाम सोनवर्षा। सोनवर्षा का वो रहने वाला होता है और वो पिछले 12 साल से सलाखों के पीछे था, जेल में था। पहले वो बक्सर की जेल में बंद था, उसके बाद किन्हीं कारणों से उसको भागलपुर की जेल में भेज दिया जाता है। भागलपुर की जेल से उसका ट्रांसफ़र करके भैरोई जेल लगती है। भैरोई जेल से उसको 2 जुलाई 2025 को पेरोल मिली थी और उसको रुकना था, मतलब बाहर रहना था जेल से बाहर 18 जुलाई 2025 तक। लगभग 15 दिन के आसपास की ये पेरोल थी उसकी और उसने अपनी बीमारी का हवाला दिया था। ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उसको बवासीर थी, बवासीर का इलाज कराने के लिए वो आया था, हॉस्पिटल में टाइम वगैरह ले रखा था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाने से पहले वो अपने कुछ साथियों के साथ बहुत अच्छे से बूट खरीदता है, जूते खरीदता है, बहुत अच्छे बढ़िया नए कपड़े खरीदता है, नई टी शर्ट, नए कपड़े खरीदने के बाद अपने साथ 4-6 बड़े अच्छे हष्ट-पुष्ट लड़के रखता है और उन लड़कों को लेके जा रहा है। अपने साथियों से कहता है कि बढ़िया सी वीडियो बनाना। वो बढ़िया सी वीडियो बनाते हैं। बताया जाता है क्योंकि वो 12 साल तक लगातार जेल के अंदर था और 12 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बहुत सारी चीज़ बदली थी। सोशल मीडिया का दौर आ चुका था, हर कोई अपना आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि 15 दिन के लिए भले ही आया है, लेकिन वो भी चाहता है कि हाँ, सोशल मीडिया पर उसका भी एक रोब हो, दबदबा हो। उसका भी अपना अकाउंट बनता है, वीडियो डलती हैं, फोटो डलते हैं, ये चलते फिरते म्यूजिक के साथ। उसके बाद उसके भी फॉलोवर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। शायद उसको याद आ रहा होगा कि कुछ साल पहले, इनके साल 2011 के आसपास जो हत्या की थी, दरअसल वो नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल हत्या वाली जो बात थी वो कुछ चर्चाओं का विषय इसलिए भी रही क्योंकि बक्सर ज़िले में एक अमाला टोली गांव लगता है, वहाँ के रहने वाले होते हैं राजेंद्र केसरी भोजपुर में एक भोजपुर चूना भंडार के नाम से एक दुकान चलाते थे। पेंट वगैरह जो होता है, घरों में पुताई रंगाई का काम जो होता है, उसका काम करते थे। उनके पास एक सुरेंद्र मिश्रा नाम का आदमी आता है, आकर कहता है कि सरकार, मैं अपना घर की रंगाई पुताई कराना चाहता हूं, आप मुझे अपना नंबर दे दो, कभी भी कुछ सामान मंगाने की जरूरत पड़ेगी तुरंत फ़ोन कर दूंगा, तुरंत आप भिजवा देना। सुरेंद्र मिश्रा ने इस तरह की बात कही। राजेंद्र केसरी ने कहा कि ठीक है, ये नंबर ले जाओ। लेकिन वो नंबर खुद का नहीं था, दुकानदार का, अपने भतीजे का नंबर था। हर किसी के पास उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। शायद राजेंद्र केसरी ने जरूरत महसूस न की हो, अपने भतीजे का नंबर दे दिया और जैसे ही नंबर गया, अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि फ़ोन आता है, लाला बहुत मोटे पैसे कमाते हो, कुछ पैसे का इंतजाम कर लो। यानी कि उनसे रंगदारी के लिए कॉल की गई। अब जिसको रंगदारी के लिए कॉल की गई थी वो तो भतीजा था। उसने कहा कि चाचा, आपके नाम से एक फ़ोन आया था, वो पैसे मांग रहा था। अब ये पैसे देने में आनाकानी कर देते हैं। एक बदमाश आता है और आकर कहता है कि देख लेना, कल का सूरज नहीं देख पाओगे, यानी कि कल का जो दिन निकलेगा वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इस तरह की धमकी दी जाती है। उन्हें लग रहा था कि कोई मस्करी कर रहा था, लेकिन वो तारीख थी 21 अगस्त 2011। सुबह को जैसे दुकान खोल रहे थे, 9:05 के आसपास का वाक़या था। बाइक पर 3 जने आते हैं, एक बाइक पर बैठा था, 2 दुकान तक जाते हैं, एक दुकान के बाहर खड़े होकर देख रहा है, तीसरा जो बदमाश था उसके हाथ में पिस्तौल होती है और एक के बाद एक राजेंद्र केसरिया को उसके सीने में गोली उतार दी जाती है। पुलिस आती है, अब ये पोस्टमार्टम होता है, जांच पड़ताल की जाती है। बदमाशों के नाम सामने आते हैं, दीनबंधु सिंह, चंदन मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा, शेरू सिंह। अब ये मामला फिर अदालत में पहुंचता है और अदालत की तरफ से एक जो व्यक्ति होता है शेरू सिंह, उसको तो सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और चंदन मिश्रा को आजीवन कारावास सुनाया जाता है। मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच जाता है, पटना की अदालत में। जब इसकी सुनवाई चल रही थी तब इसमें इक्वलिटी कर दी जाती है, यानी कि सजाए मौत की जो दी थी शेरू सिंह को, उसको फिर आजीवन कारावास में बदल जाता है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा था उसके अंदर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह। अब पुलिस प्रशासन ने जब इसमें पड़ताल करना शुरू किया, मीडिया ने जो पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चलता है कि शेरू सिंह और चंदन मिश्रा ये बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे एक दौर में। 2009 से 2012 तक इन्होंने लूट हो, हत्या हो या फिर अपहरण करना हो फिरौती के लिए या फिर रंगदारी मांगना हो, इस तरह के ये इनके काम धंधे शुरू हो जाते हैं। लगभग 25 के आसपास मुकदमे इन लोगों पर दर्ज हो जाते हैं। यदि चंदन और शेरू के गैंग पर बात करें तो 10 से ज़्यादा हत्याओं के केस इन पर दर्ज थे। 6 सितंबर 2009 को सिमरी में अनिल सिंह की हत्या हुई थी। 10 मार्च 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या की थी। 20 अप्रैल
2011 की बात है, बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में भरत राय की हत्या हुई थी। 26 जुलाई 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में शिवजी खरवार की हत्या हुई थी। 31 जुलाई 2011 की यह बात है, बक्सर टाउन थाना इलाके में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या हुई थी। 4 मई 2011 को शेरू गैंग ने बक्सर टाउन थाना क्षेत्र में जेल के एक क्लर्क जिनका नाम हैदर अली, उनकी हत्या में इनका नाम शामिल था। 21 अगस्त 2011 को भोजपुर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी को बक्सर टाउन थाना क्षेत्र इलाके में गोलियों से भून दिया, जिसके बारे में मैंने तफसील से बातचीत भी की है। 11 अप्रैल 2012 को आरा नवादा थाना ब्लॉक रोड के ठीक सामने स्थित गली में एक कोचिंग सेंटर हरि नारायण सिंह की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और 2013 में आरा के टाउन थाना क्षेत्र की जेल के गेट के सामने सिपाही हामिद की भी हत्या करने का इन पर आरोप था। इस तरह के लगभग 10 मामले थे जो चंदन और शेरू गैंग पर। अब पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल करना शुरू किया है। पुलिस ने जो पहली ही एसएसपी की बाइट आती है, क्योंकि मीडिया तो पीछे पड़ जाता है कि आखिरकार ये हत्या क्यों हुई, किसके पीछे क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि गैंगस्टर ने गैंगस्टर की हत्या की है और ये आपसी उनका झगड़ा है, आपसी मसला है। तो जाहिर सी बात है, कुछ सोचने वाली बात है कि आईसीयू में जब कोई कैसे जा सकता है, जब डॉक्टर वगैरह या फिर कोई वहाँ पर सिक्योरिटी होती है वो जाने ही नहीं देती, तो कैसे कोई चला गया। 5 बदमाश आराम से चले जाते हैं, सब पे हथियार होते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई था ही नहीं। कमरा नंबर 209 उसमें चंदन मिश्रा रह रहा है, उसका इलाज चल रहा है। ये बदमाशों को कैसे पता था, इससे भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हॉस्पिटल यानी कि पारस की भी कहीं ना कोई मिलीभगत सामने है। हालांकि ये पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। और पुलिस ने जो तर्क दिया था वो वाकई अजीब सा लगता है, बेहुदा सा लगता है। वो कहते हैं कि गैंगस्टर ने गैंगस्टर को मारा है। अगर गैंगस्टर ने गैंगस्टर को मारा है तो पिछले 17 दिनों में 40 हत्याएं हुई हैं बिहार में, इस तरह के आंकड़े हैं। अगर ये काम जब बदमाश आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं तो बंद कर दीजिए पुलिस थाने और बंद कर दीजिए ये कानून के जो दरवाजे हैं, क्योंकि जब सब बाहर के लोग ही आपस में इंसाफ कर रहे हैं और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है, तो शायद कहीं ना कहीं वो सही कह रहे हैं। पुलिस को अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से करना चाहिए, जिससे लोग शांति से रह सकें और बिहार की तारीफ कर सकें। लोग उसे ये ना कहें कि वहाँ पर जंगल राज है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको